सो गाइज मेरे लास्ट लाइव सेशन में एक क्वेरी बार बार देखने को मिली है जिसमें एक पेशेंट मुझसे पूछ रहा था कि एक्चुअली वेरिकोसील है तो मैं इनफर्टाइल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरी फर्टिलिटी हैम्पर तो नहीं होगी। और उसका आंसर यस या नो में दूँ तो मैं आपको सिंपली आंसर देता हूँ कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो इनफर्टिलिटी आना एक नॉर्मल सी चीज़ है जो उसके साथ एडजॉइनिंग होकर आती है, बट ऐसा नहीं है कि सभी को मिलता है। तो मेरा आंसर यहाँ पर ना पूरा यस है ना मेरा पूरा नो है, क्योंकि ये पार्शियल है। क्योंकि हर पेशेंट को जरूरी नहीं है कि वेरिकोसील के साथ इनफर्टिलिटी मिले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आए हैं जिनको वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को नहीं मिली। अब आपका एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि आप कौन से टेस्ट करवाते हो। तो बेसिकली अगर हमें वेरिकोसील को भी जज करना होता है ना, तो भी हम एक सीमन एनालिसिस का बीच बीच में टेस्ट करवाते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये क्लियरेंस मिलती रहे कि पेशेंट के कोई भी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कुछ मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी हैम्पर तो नहीं हो रही है। तो उस दौरान हमें क्लियरेंस मिलती है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी बिल्कुल छूती तक नहीं है, बस वेरिकोसील का डायमीटर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के वेरिकोसील में उनको इनफर्टिलिटी दिखाई देने को मिल रही होती है। तो इसके पीछे मैं आपको थोड़े रीज़न बता देता हूँ। अगर जहाँ पर पेशेंट को हमें इनफर्टिलिटी नहीं देखने को मिलती, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका गट और उनका जो बेसिकली ब्लड का फ्लो है वो उसी टाइम पे रिफ्लक्सिस क्रिएट करता है जिस टाइम उनको थोड़ा सा पेन मिलता है। अदरवाइज उनका फ्लो सही चल रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब सही से हो रहे हैं, बॉडी में एसिमिलेट सही से हो रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टीज अपना न्यूट्रिशन गैदर ढंग से कर पा रही है और उसको रिवर्ट बैक में स्पर्म काउंट उसको दे पा रही है। और उन केसेस में जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का वेरिकोसील भी इनफर्टाइल कर रहा होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्लक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट बनने में दिक्कत आ रही है। टेम्परेचर ढंग से मॉड्यूल नहीं हो कर पा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर न्यूट्रिशन सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, गट उनका ढीला भिड़ाला चल रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हमेशा रहते हैं और वहीं पर उनको इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल जाती है। सो दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूं तो एक केस ऐसा है जहां पर गट हेल्थ से हमारे को स्पर्म काउंट ढंग से देखने को मिल रहे हैं, और दूसरी जगह जहां पर हाइपर कॉन्स्टिपेशन हमारे को मिलती है तो कॉन्स्टिपेशन हमारे को एक तरीके से रिवर्ट बैक में हमारे स्पर्म काउंट को लोअर साइड ले जा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वेरिकोसील है और आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो और अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हो। और अगर आपका गट सही है और आपकी सारी चीज़ें बेटर तरीके से चल रही हैं, एक्सरसाइज नॉर्मली आप जैसे मैंने बताई है वैसे कर रहे हो और आपका ब्लड का फ्लो मेंटेन्ड है, टेस्टिस सही से एब्जॉर्व कर रहे हैं, एसिमुलेट कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी आपको नहीं मिलती। बीच बीच में अपना एक सीमन एनालिसिस करा लो, चाहे आप एक क्वार्टरली बेसिस पे करा लो या हाफ ईयरली बेसिस पे करा लो। एक बीच में सीमन एनालिसिस करवाते रहो जिसमें आपको भी क्लियर मिलती रहे और आपका होप कभी टूटे ना, घबराए ना और उस चीज़ से कभी परेशान ना हो। अपने बहुत सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको खोल के चेक भी कर सकते हो और उनको फॉलो करके अपनी इनफर्टिलिटी को रोक भी सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।